Dear student, good morning. Today we start a new chapter, biomolecules. So first we study what are known as biomolecules. So the living system is that composed of several non-living substances which are present in their cells in a very complex but highly organized form known as biomolecules. For example, carbohydrates, proteins, amino acids, etc. So student, in a previous classes you have studied the foods can divide into the four subdivisions. Some foods are known as bodybuilding foods, considered as proteins. Some foods are known as energy giving foods, considered as carbohydrates, and some foods are known as protective foods, which are belong to the vitamins. So these are known as biomolecules because these are functioning in our body. हमारी बॉडी को चलाने के लिए जितने भी ये इस तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग टिश्यू जिसकी वजह से काम कर पाते हैं, उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। अब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें बायोमोलिक्यूल्स की आप स्टडी करें कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स grown in living system. So biochemical reactions take place in dilute solution. Their pH value is 7.0, body temperature nearly 37 degrees centigrade, and the atmospheric pressure is required 1 atm. तो इन बायोमोलिक्यूल्स को जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कंप्लीट होती हैं उसके लिए कुछ कहना चाहिए रिक्वायरमेंट है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कि हमारी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारी बॉडी का वो नियर 7.0 इतनी पीएच हमारी होनी ज़रूरी है, यानी ना ज़्यादा एसिडिक और ना ज़्यादा बेसिक। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारा ये बायो फंक्शन ठीक होता है। और प्रेशर अगर हमारा 1 atm, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारी ठीक नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कहीं फीवर हो जाए किसी व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पर बीमार होगा क्योंकि उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। पीएच वैल्यू हमारी सही होनी चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, और हम एक ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बिल्कुल इक्वल हो। तो दीज आर कंसिडर्ड एज ए बायोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल विच इज़ नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। दीज आर नेचुरली ऑक्यूरिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर प्रिलिमिनरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। यानी शुरुआती तौर पे जो बनाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्लांट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड दीज आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स बाय ए प्रोसेस जो नोन एज ए फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और सनरेज के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट विच इज नोन एज ए क्लोरोफिल, they convert the carbon dioxide and water molecules into the carbohydrates and they are release the carbon dioxide gas also. So student, बात की जाए अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ आवर फूड। हमारा फूड का एक जो पार्ट है बहुत बड़ा वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। जितने भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर इनकम्प्लीट। ऐसे ही आपने देखा हो जो कॉटन है उसमें भी एक कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ बात हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जो टोटली केमिकल कंपोजिशन की। तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है CX, जिसमें आपके H2O वाई मोलिक्यूल्स के द्वारा इंडिकेट हैं। जैसे आपके ग्लूकोज है, सुक्रोज हैं, दीज आर कंसिडर एज ए कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये जो है पूरी तरह से हाउएवर दिस डेफिनेशन कुड नॉट होल्ड गुड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन अगर सिर्फ मॉलिकुलर फार्मूले की ही कंडीशन पे कहा जाए कि दीज आर कंसीडर एज ए कार्बोहाइड्रेट, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक रेमनोज C6H12O5 या डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, ये कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर होते हैं क्योंकि इनका केमिकल जो है वो कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ही समान है, लेकिन ये उस फॉर्मूले के हिसाब से पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बट दे आर कंसीडर एज ए कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकेंड वन, देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक एसिड, ये ओबे दिस फार्मूला बट विच डू नॉट बिहेव लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ये इस फार्मूले को ओबे कर रहे हैं
लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में कंसिडर नहीं होते क्योंकि इनकी कंपोजिशन अलग है और रिएक्शंस भी इनकी अलग हैं। ऐसी थर्ड कंडीशन है आपकी, कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट। कार्बन का अभी तक कोई ऐसा कंपाउंड नहीं देखा गया जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स में अटैच हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर 5 एस्टेट, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है जिसके आधार पे हम अगर इसे मॉलिक्यूलर फार्मूले पे कहा जाए कि दे आर कार्बोहाइड्रेट, तो वो सही नहीं होगा। तो बहुत दिनों तक साइंटिस्ट में ये भ्रम था कि भाई क्या डेफिनेशन सही सी कार्बोहाइड्रेट की हो। तो आज मॉडर्न समय में जो सही डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये होगी कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स which give such compounds on hydrolysis, carbohydrates which are sweet in taste known as sugars and also called saccharides. Saccharides वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है सैकरिन। सैकरिन का मीनिंग है शुगर, तो शुगर यानी स्वीट टेस्ट वाली। तो इस तरह सैकरिन से इसका नाम एक सैकराइड्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स के रूप से भी जानते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कि लाइट को पोलराइज करते हैं, वो कहना चाहिए क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज लेवो। तो इस तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है और एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा बने हुए होते हैं। इसमें कि बहुत बड़ी पॉलीहाइड्रोक्सी एक चेन होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पुराने समय में सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको एंजाइम्ड वे बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू कि उनका टेस्ट क्या है या शेप क्या है या सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, इस तरह से उनको सिर्फ 2 बड़ी क्लास में डिवाइड कर दिया गया। पहली क्लास थी शुगर। तो शुगर दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल, जैसे ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, कैन शुगर हैं, इनको कंसीडर किया गया शुगर में, क्योंकि ये वाटर में ईजिली जो है हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और इनका जो एक परफेक्ट ज्योमेट्री है इस तरह से, और स्वाद में टेस्ट में ये स्वीट है। सेकंड कैटेगरी इज नोन एज अ नॉन शुगर्स। सो दीज आर टेस्टलेस, इनमें कोई स्वाद नहीं होता, इनसोल्यूबल इन वाटर, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो एमोरफस है, इस तरह से स्टार्च है, सेलुलोज है, इनको कंसीडर किया गया नॉन शुगर्स में। लेकिन अब समय बदल गया, जो सिस्टमेटिक वे है वो इस तरह से है कि कार्बोहाइड्रेट सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन मोनोसैकेराइड, सेकंड जो बिग कैटेगरी है वो ओलिगोसैकेराइड में आती है, और थर्ड कैटेगरी है आपकी पॉलीसैकेराइड्स। तो क्लासिफाइड मेनली जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, मोनोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द डिस्कस व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। So monosaccharides, these are simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simpler compound. It means कि अगर आप वाटर में इनको डिज़ोल्व करें तो ये अपनी सी छोटी यूनिट में कभी नहीं टूट पाएंगे, बस वहीं रहेंगे अपने आप में फिक्स। इसलिए मोनोसैकेराइड इनको कहा जाता है। मोनो मीन्स 1। इट कंटेन एल्डिहाइडिक, अगर इनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हम इनको बोलेंगे एल्डोजेज, और अगर इनके पास कीटोनिक ग्रुप है तो हम बोलेंगे इनको कीटोजेज। तो 2 टाइप्स के हो गए इनकी सब कैटेगरी अगर हम देखें, एल्डोजेज और कीटोजेज। तो जनरल फॉर्मूला जो है इनका वो है CH2O मल्टीप्लाई बाई N। N मीन्स नंबर, जिस तरह से कार्बन जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में ऑक्सीजन, और उसी रेशियो में आपका जस्ट डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड कैटेगरी है स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 monosaccharides molecule on hydrolysis classified into 3 groups। तो ओलिगोसैकेराइड इससे बड़ी वाली कैटेगरी, वो सभी कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स आपके ओलिगोसैकेराइड कहलाएंगे जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाएं। तो इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। डाइसैकेराइड, अगर 2 हमें मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, अगर हमें 3 कहना चाहिए मोनोसैकेराइड मिल रहा है, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से। तो बात करेंगे सबसे पहले हम डाइसैकेराइड्स की। सो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में, और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स फॉर शोइंग द एग्जांपल 2, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर आर डिफरेंट।
ये सभी कंसीडर होंगे आपके डाइसैकेराइड्स में। तो मेनली डाइसैकेराइड माने जो मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट को दें, वो 2 यूनिट सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अगर माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो ग्लूकोज में टूटेगा और सेकंड वाली जो मोनोसैकेराइड यूनिट भी टूटेगी वो भी ग्लूकोज की होगी। सो 1 डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव द 2 मोनोसैकेराइड सेम यूनिट। तो ये आपकी अलग कैटेगरी हो गई। ऐसे ही है आपका डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो वो एक ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड को देगा हाइड्रोलाइसिस में, फ्रक्टोज को देगा। तो 2 अलग अलग यूनिट दे रहे हैं मोनोसैकेराइड की। ग्लूकोज का नेचर अलग है, फ्रक्टोज का अलग है। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं जैसे इन केस ऑफ माल्टोज, और डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे केस है सुक्रोज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी डाइसैकेराइड में, वो कंसीडर है ट्राइसैकेराइड इन 3 यूनिट। सो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। जो हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर में डिसॉल्व करें तो मोनोसैकेराइड की सेम यूनिट भी दे सकते हैं, डिफरेंट यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे आपका रेफिनोज है। थर्ड है आपकी कैटेगरी टेट्रासैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, यानी जो 4 यूनिट दें, जैसे आपका एस्टेक्यूज है तो ये 4 आपकी करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की यूनिट देंगे, और ये सेम भी हो सकती है मोनोसैकेराइड, डिफरेंट भी हो सकती है। इस तरह से आगे भी है, जैसे 5, 6 यहाँ बात से मेनली 3 पार्ट की जा रही है आपकी, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एक और यूनिट और है जो अपने आप में बहुत बड़ी है, इसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर पॉलीमेरिक एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो यानी 10 से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मोनोसैकेराइड की यूनिट कहना चाहिए हाइड्रोलाइसिस के में मिल रही है तो हम उनको कंसीडर करेंगे पॉलीसैकेराइड्स में। जैसे स्टार्च या सेलुलोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चेन मोनोसैकेराइड यूनिट को देंगे, तो इसलिए वो कैटेगरी उनकी अलग है, उनको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। मीन्स ग्रेटर देन 10 से भी बहुत ज़्यादा यूनिट में अगर दें तो वो पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स आपके जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मोनो और आपके कहना चाहिए ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स क्या हैं। सो लेट वी स्टार्ट। सो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेज and ketonic group are called ketoses. So further classified as tetroses, pentoses, hexoses, heptoses depending upon the number of carbon atoms. उसी तरह aldopentose means aldehydic carbohydrates contain 5 carbon atoms. Ketohexoses means ketone carbohydrate contains 6 carbon atoms. तो मोनोसैकेराइड्स आपके 2 टाइप्स में डिवाइड हैं। अगर उनके पास एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है तो हम उनको एल्डोजेस बोलेंगे, कीटोन वाला अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इनको कीटोजेस बोलते हैं। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस तरह से उनका कहना चाहिए कि हम एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड ऑकर इन नेचर, जो जितने मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है यानी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और हाइड्रोलाइज अगर करेंगे तो वो अपने आप से ज़्यादा छोटी यूनिट में नहीं टूटते, और अगर उनको हम गर्म करें तो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वो देते हैं। और दूसरी बात है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी वो पोलराइज लाइट को घुमा सकते हैं डेक्स्ट्रो कहना चाहिए डायरेक्शन में और लेवो में, यानी आपके क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर कैटेगरी बनाई जाए तो अगर मान लीजिए कि 3 कार्बन एटम्स हैं तो ट्राइओज बोलेंगे, 4 कार्बन एटम्स हैं तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 हैं तो पेंटोज, 6 हैं तो हेक्सोज और 7 हैं तो आपके हेप्टोज। अगर वो एल्डिहाइड है तो बस उसके आगे आप कहना चाहिए कि प्रीफिक्स जोड़ दीजिए एल्डिहाइड है तो उसी तरह से एल्डो ट्राइओज मीन्स हो गया कि एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ऐसी एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और एल्डो हेप्टोज। तो इस तरह से ये बोलने से
एल्डो से जहाँ ये पता लग रहा है कि फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है, वहीं हेक्टोज से पता लग रहा है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 है। ऐसे ही आपके कीटोन में आ जाइए तो कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्टोज। फॉर एग्जांपल कीटो हेक्सोज की बात करें तो इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड पे फंक्शन ग्रुप कीटोन है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके 6 हैं। सो इस तरह से एक जनरल कैटेगरी मोनोसैकेराइड की आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। अब अगर हम सिर्फ कहना चाहिए स्टडी करें एल्डिहाइड में, एल्डोजेज में, तो एल्डोजेज की आप देख रहे हैं कि एल्डो ट्राइओजेज में इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला होता है आपका CH2OH, CHOH, CHO। और आपके जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ग्लिसरल्डिहाइड या राइथ्रोज या थेरेरोज, इस तरह से एग्जाम्पल हैं आपके। एल्डो टेट्रोजेज में दीज आर द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स आर लाइओक्स, एरेबिनोज, राइबोज और जाइलोज आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके एल्डो टेट्रोज के। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं एल्डो पेंटोज यानी 5 कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला जहाँ C5H10O5 है। जैसे आपका गैलेक्टोज इसी में आता है। हमारा ग्लूकोज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, वो कंसीडर होता है आपका एल्डो हेक्सेज में, चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। फार्मूला आप जानते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो कंसीडर होगा आपके वो एल्डो हेक्सेज में होगा। एल्डो हेक्सेज माने दे कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6। उसी तरह बात की जाए आपके कीटोनिक ग्रुप की, तो यहाँ आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे इसी तरह से सेम एल्डिहाइड की तरह यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे फ्रक्टोज है, सो फ्रक्टोज का फॉर्मूला आप देखेंगे कि भले ही चाहे सेम है ग्लूकोज की तरह, लेकिन वो फंक्शन ग्रुप कीटोन को रख रहा है तो वो कीटो हेक्सोज वाली कैटेगरी में आएगा। तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आप इस तरह से डिस्प्ले के द्वारा बड़ी इजीली आप तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कीटोनिक ग्रुप के किस तरह से होंगे मोनोसैकेराइड और आपके एल्डोज ग्रुप वाले क्या होंगे। अब दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड यू हैव सीन। जैसे आपका ग्लिसरल्डिहाइड है तो यहाँ इस तरह से आपका एल्डिहाइड ग्रुप अपर साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देखेंगे राइट हैंड साइड अटैच है। सेम है आपका नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप है तो इस तरह से बनाएंगे आप। राइबोज एक एल्डो पेंटोज है जो कि 5 कार्बन एटम्स हैं और एल्डिहाइड है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है तो इस तरह से स्ट्रक्चर है आप। फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है, 6 कार्बन एटम्स हैं, कीटोनिक ग्रुप है, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। तो ईजिली आप स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लैडर शेप में आप जो है कार्बन एटम्स को लगाते हैं। जो भी आपका फंक्शन ग्रुप होता है उसको आप अपर साइड में फिक्स करते हैं कुछ इस तरह से। कीटोनिक ग्रुप है तो आप उसको टर्म में नहीं लगा सकते, लेकिन एल्डिहाइड आप जानते हैं टर्मिनल होता है। कुछ इस तरह से आप जो है उसको शो करते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स में D and L डेजिग्नेशन। ये क्या चीज़ है? द कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज, D फैमिली एंड L फैमिली। जो है D मीन्स डेक्स्ट्रो या L मीन्स लेवो से कोई रिलेट नहीं है, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी से ना माने। जैसे आप समझ जाएंगे इसे D ग्लिसरल्डिहाइड है तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मान लीजिए आपके राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है तो ये बताने के लिए हम उसको साइन यूज़ करते हैं प्लस और D प्लस, यानी राइट हैंड साइड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो D ग्लिसरल्डिहाइड। ऐसे ही आपका मान लीजिए आपको बताना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका रोटेट हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप साइन यूज़ करेंगे L नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से आप इसको शो करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स बिलोंग टू D सीरीज। तो जितने भी आपके नेचुरली ऑकरिंग शुगर हैं वो सब आपके D सीरीज में है। D सीरीज माने उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में अटैच होते हैं इस तरह से, तो D सीरीज में है। मैं फिर इसमें लिखा भी है जिससे आप समझ सकें कि ये D and L डू नॉट रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरेटरी एंड लेवोरेटरी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसको रिलेट नहीं किया गया। DL और L डेजिग्नेशन सिर्फ उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है ये बताने के लिए। अब स्टूडेंट हमारे एक NCERT का क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोनोसैकेराइड क्या है, ये NCERT का 14.1 क्वेश्चन है। एक NCERT में आपका क्वेश्चन है 14.3 मेन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो ये दिए हुए हैं मोनोसैकेराइड, इसमें होंगे आपके राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और बात की जाए डाइसैकेराइड की, दो ही है माल्टोज और लैक्टोज।
सो आई होप स्टूडेंट कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे आज इस टॉपिक में कि किस तरह से हम टी और एल डेजिग्नेशन क्या होता है। आप ये भी समझ गए होंगे हाउ कैन वी फॉर्म द स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर लेडर शेप में बनाया जाता है मोनोसैकेराइड का। ये आप एल्डिहाइड की एक टेबल देखेंगे, आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि किस तरह एग्जाम्पल होंगे और क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताने के लिए क्या साइन यूज़ होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या साइन यूज़ होगा, कीटोन ग्रुप है तो क्या साइन यूज़ होगा। ये टेबुलर फॉर्म में आप समझ सकते हैं। ये मेन टेबल है, उससे आप कार्बन एटम से कोरिलेट कर सकते हैं। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। और ये क्लासिफिकेशन है आपके, पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड की सब यूनिट हैं, जैसे डाइसैकेराइड है एटसेट्रा, शुगर, नॉन शुगर। इस तरह से आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।